तुर्की नेटो का सिपाही या रूस का दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा सफारती मामला है ये। ज़रा तसव्वुर कीजिए, बहरा अस्वद की मौजें खामोश हैं मगर इनके नीचे ताकतों की जंग जारी है। एक तरफ अमरीकी बहरी बेड़े की गूंज है, दूसरी तरफ रूस के जंगी जहाज़ों की धमक। इन दोनों के दरमियान एक तंग सी आबी गुजरगाह है जिसे दुनिया बॉस्फोरस के नाम से जानती है। इसके किनारे एक शहर आबाद है, इस्तांबुल। यही शहर कभी कुस्तुनतुनिया था, सल्तनत रूम का ताज था, फिर खिलाफत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बना और आज आलमी सफारतकारी की शतरंज का सबसे अहम खाना है। अब ज़रा इस मंजर में एक सवाल शामिल कीजिए। एक ऐसा मुल्क जो नेटो का रुकन भी हुआ और अमेरिकी जदीद हथियार भी इस्तेमाल करता हो, यूरोप के साथ अरबों डॉलर की तिजारत भी करता हो, लेकिन वही मुल्क रूस से गैस भी ख़रीदता हो, रूस से एटमी बिजली घर भी बनवाता हो, रूसी दिफाई निज़ाम यानी S-400 भी ख़रीद लेता हो, और जब मगरब रूस पर पाबंदियाँ लगाए तो वो इन पाबंदियों में मुकम्मल शरीक भी ना हो। ये आखिर कैसी सियासत है? ये दोस्ती है, ये बेवफाई है, या फिर ये वो सफारतकारी है जिसे दुनिया अभी पूरी तरह समझ नहीं सकी? अगर आप तुर्की को सिर्फ मशरिक़ वस्ता का एक मुल्क समझते हैं तो आप गलती पर हैं। तुर्की दरअसल एक पुल है, एक सिरा एशिया में, दूसरा यूरोप में, एक हाथ नेटो के कंधे पर, दूसरा रूस के साथ मुसाफे में। यही वजह है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे से बात करना छोड़ देती हैं तो इनके सफारतकार अक्सर इस्तांबुल का रुख करते हैं। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि तुर्की रूस के करीब क्यों है, असल सवाल ये है कि तुर्की को इसकी ज़रूरत क्यों है। यहीं से कहानी शुरू होती है। तुर्की की तारीख़ सिर्फ सरहदों की तारीख़ नहीं बल्कि सल्तनतों की याददाश्त है। उस्मानी सल्तनत के ज़वाल के बाद जब जदीद तुर्की वजूद में आया तो इसके बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मुल्क को मगरिब की तरफ मोड़ दिया। फिर सर्द जंग आई, सोवियत यूनियन सामने था, चुनाचे 1952 में तुर्की नेटो में शामिल हो गया। इस वक्त ये फैसला ज़िंदगी और मौत का सवाल था, क्योंकि रूसी ताकत तुर्की की दहलीज तक पहुंच चुकी थी। लेकिन तारीख कभी एक जैसी नहीं रहती। सोवियत यूनियन टूट गया, सर्द जंग ख़त्म हो गई और दुनिया बदल गई। अब ख़तरा सिर्फ टैंकों से नहीं आता बल्कि गैस पाइपलाइनों, तिजारत, मसनूई जहानत, बंदरगाहों, समुद्री रास्तों और मालियाती निज़ाम से भी आता है। ये वो लम्हा था जब तुर्की ने महसूस किया कि सिर्फ एक ताकत पर इन्हिसार करना मुस्तकबिल की सियासत नहीं। रजब तैयब एर्दोआन ने इसी सोच को अमली जामा पहनाया। उन्होंने मगरिब से कहा हम इत्तेहादी हैं, ताबे नहीं। रूस से कहा हम शराकतदार हैं, ग़ुलाम नहीं। और यही वो जुमला है जिसने तुर्की को आलमी सियासत का मुनफरिद किरदार बना दिया। रूस और तुर्की सदियों तक दुश्मन रहे मगर आज रूस तुर्की को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वजह सिर्फ सियासत नहीं, मईशत भी है। रूसी गैस तुर्की के घरों और सनतों को चलाती है। तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन दोनों ममालिक को जोड़ती है। रूसी कंपनी रोसाटोम तुर्की का पहला एटमी बिजली घर तामीर कर रही है। लाखों रूसी सयाह हर साल तुर्की का रुख करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप भी तुर्की से लाताल्लुक़ नहीं हो सकते। नेटो की दूसरी बड़ी फ़ौज बहरा अस्वद तक रसाई, मशरिकी वस्ता की कुर्बत और महाजरीन के बहरान पर कंट्रोल, ये सब तुर्की को मगरिब के लिए नागुज़ीर बनाते हैं। इसीलिए जब तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम ख़रीदा तो वाशिंगटन नाराज़ हुआ, पाबंदियाँ लगी, F-35 प्रोग्राम से तुर्की को निकाला गया, लेकिन नेटो से निकालने की किसी में हिम्मत ना हुई। क्यों? क्योंकि बाज़ मुल्क इतने अहम होते हैं कि इनसे इख्तलाफ तो किया जा सकता है, लाताल्लुकी नहीं। यही तुर्की की असल ताकत है। दिलचस्प बात यह है कि शाम में रूस और तुर्की मुख्तलिफ फ़रीक़ों की हमायत करते हैं। लीबिया में भी इनके मफादात मुख्तलिफ हैं मगर दोनों के दरमियान राबता कभी ख़त्म नहीं होता। यूक्रेन जंग में तुर्की ने यूक्रेन को ड्रोन दिए लेकिन रूस पर मुकम्मल माशी पाबंदियाँ आयद ना की। यही तुर्की ने अनाज के तारीख़ी मुआहदे में सालिस बनकर साबित किया कि आज के दौर में सबसे ताकतवर वो नहीं जो सिर्फ जंग लड़े बल्कि वो है जो जंग रोकने की सलाहियत भी रखता हो। तुर्की ने दुनिया को एक नया सबक दिया है। अगर आप माशी तौर पर मजबूत हों, दिफाई सनत में खुद कफील हों और जोग्राफिया आपके हक़ में हो तो आप बड़ी ताकतों के दरमियान झुकने के बजाय तवाज़ुन कायम कर सकते हैं।
یہی وجہ ہے کہ آج انقرہ نہ واشنگٹن کی کال پر فوراً دوڑتا ہے نہ ماسکو کے اشارے پر۔ وہ پہلے اپنے مفاد کی کتاب کھولتا ہے پھر فیصلہ کرتا ہے۔ شاید یہی 21ویں صدی کی کامیاب سفارتکاری ہے۔ پاکستان سمیت بہت سے ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی اس میں ایک سبق پوشیدہ ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، اب خارجہ پالیسیوں نعروں سے نہیں، قومی مفادات، معاشی طاقت، ٹیکنالوجی اور داخلی استحکام سے ہی یہ بنتی ہے۔ آخر میں صرف ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، کیا ترکی واقعی 2 کشتیوں کا سوار ہے یا پھر باقی دنیا ابھی تک ایک ہی کشتی میں بیٹھی ہے، جبکہ ترکی نے بہت پہلے اپنی الگ کشتی بنا لی تھی؟ شاید آنے والے برسوں میں اسی سوال کا جواب عالمی سیاست کی نئی سمت کا تعین کرے گا۔